Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the BioWorld. Ladies and gentlemen, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में एंड एनिमोफिली के बारे में। आपने कल के लेक्चर में मतलब वीडियो नंबर 12 में आपने अच्छे से इस बात को सीख लिया था कि हमने बताया था कि चाहे वो गिटैनोगैमी हो, गिटैनोगैमी मतलब पॉलिनेशन बिटवीन दी टू फ्लावर, एंड जीनोगैमी हो, pollination between the two flower of the different plant। तो pollinating agents की हमेशा जरूरत पड़ती है, यस सर, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन है वो बचपन से कैसा है, नॉन मोबाइल है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हो सकता, ना सीलिया ना फ्लैजेला, ना मूवमेंट ना लोकोमोशन। इसके पास ना सीलिया है पोलन ग्रेन के पास, ना सीलिया है ना फ्लैजेला है, ना ये मूवमेंट करता है ना ये लोकोमोशन करता है। फिर ये स्टिग्मा के पास कैसे जाएगा? तो ऑब्वियसली ये पॉलिनेशन प्रोसेस की मदद से जाएगा, और पॉलिनेशन हमेशा करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी पॉलिनेटिंग एजेंट की। क्या पढ़ाते हो, समझ में आते हो? यस सर। अब इसी पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यस सर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट? पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर द एजेंट्स व्हिच कैरी द पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब वो किसके स्टिग्मा पे लेके जाता है वो तो एक्सीडेंटल है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ लीजिए कि पॉलिनेटिंग एजेंट वो होता है जो पॉलिनेशन करता है, जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है। अब ये जो हम लोगों का पॉलिनेटिंग एजेंट है ये दो टाइप के होते हैं। कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट का डेफिनेशन समझ में आ गया। दिस आर द एजेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन। मैं लिख देता हूं, these are the agents helping so these are the agents which are help in pollination। इसको हम पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं ये डेफिनेशन है, और इसके नीचे हम जा रहे हैं। ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और दूसरा होता है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। यस सर। एक को हम लोग बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक। ए मतलब absent, बायोटिक मतलब लिविंग, फोकस। ए मतलब absent, बायोटिक मतलब लिविंग। absent ऑफ लिविंग इज कॉल्ड एबायोटिक। एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो जिंदा नहीं है, मर गए। ये हवा पॉलिनेटिंग एजेंट होती है। यस सर। सो हम लोग का सबसे पहला पॉलिनेटिंग एजेंट is going to be wind। yes sir, wind is a नीट आपको पूछेगा कि सबसे कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है, आप क्या बोलेंगे? विंड बोलेंगे। विंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ये नीट में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और नीट इस पे सवाल पूछेगा। तो जिस दिन आप 38 चैप्टर पढ़ के नीट का एग्जाम दोगे ना तो आपको नर्वसनेस आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया कि हु इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, तो आपको याद ही नहीं आएगा, और आप क्या लिख के आओगे? मोस्टली आप इंसेक्ट लिख के आओगे। यस सर, समझ में आया? सो विंड इज द मोस्ट एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। यस सर। अब जो प्लांट विंड से पॉलिनेशन करते हैं, जिस फ्लावर का पॉलिनेशन विंड से होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस फ्लावर। और ये जो फिनोमिनॉन है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिनॉन है जिसमें पॉलिनेशन हवा की वजह से होता है उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द बच्चे, जो बच्चा एकदम सिंपल है, अभी 10th पास करके 11th में आया है, उसको ऐसा लगता है कि एनिमो का मतलब होता है एनिमल,
क्योंकि बच्चे ने यही सीखा है, ए फॉर एनिमल, ए फॉर एनिमोफिली, तो उसको ऐसा लगता है, जबकि ये गलत है, जैसे ये बिल्कुल गलत है। एनिमो में एनिमल की स्पेलिंग क्या होता है, ANI, ये कौन सी स्पेलिंग है, ANE। तो मैंने अभी अभी आपका एक एमसीक्यूज बचाया, इसका मतलब मैंने आपको अभी 5 मार्क्स मैंने आपके अभी भी बचाए, नॉट जोकिंग। बच्चे ऐसी गलती करके आते, बच्चे छोड़ो बड़े भी करके आते कभी कभी। सो एनिमोफिली ये एक प्रोसेस है। एनिमोफिली वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट एयर कहलाता है, ए फॉर एयर, ए फॉर एनिमोफिली। अगर एयर पसंद है तो ये लिख लो, नहीं तो विंड पसंद है तो विंड भी लिख लो, एनिमोफिली। फिनोमिनॉन को एनिमोफिली बोलते हैं, फ्लावर को एनिमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। समझ में आया, मुझे तो आया, यस सर, आप लोग को भी आया, यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पानी। दूसरा जो पॉलिनेटिंग एजेंट है इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं वाटर। वाटर इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। और पानी जब पॉलिनेशन करता है तो उस फिनोमिनॉन को हाइड्रोफिली बोलते हैं। जैसे विंड करता है तो एनिमोफिली, और वाटर करेगा तो हाइड्रोफिली। हाइड्रो वर्ड जब भी किधर भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी आता है, मैथ्स में आने वाला है, यस सर, एग्जैक्टली। तो उसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जो दूसरे टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो बायोटिक है। बायो वर्ड जब भी लाइफ में आता है मैं जिंदा हो जाता है, यू अंडरस्टैंड। सो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है ये लिविंग है। देखो मुर्दा लोग ना किसी भी कंडीशन में आपके लिए अनकंडीशनल तरीके से काम करते हैं। क्या बोला मैंने, ये इस पृथ्वी का जितना भी पानी है वो अनकंडीशन तरीके से आपके लिए काम करता है। आप नदी पे जाओ, नदी का पानी लो, गोदावरी आपको बोलेगी कि नहीं कि माझा पानी कसाला घेतला। आप बाहर जाओ, खुले गार्डन में जाओ या पब्लिक ग्राउंड पे जाओ, हवा आपको बोलेगी नहीं तू मेरा हवा क्यों ले रहा है या तू मेरा ऑक्सीजन क्यों ले रहा है। इसलिए सब लोग सुबह वॉक करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, ताकि उनको ये विंड मिल सके और ये फ्री है, इनमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब भी कोई भी बायोटिक एजेंट आ जाता है तो उसमें कंडीशन इन्वॉल्व होती है। जब भी पॉलिनेशन कोई भी बायोटिक एजेंट करता है तो वो किसी बेनिफिट के लिए करेगा, नेक्टर के लिए करेगा, फ्रेगनेंस के लिए करेगा, कलरफुल पेटल्स के लिए करेगा, यू अंडरस्टैंड, किसी न किसी चीज के लिए, पोलन ग्रेन के लिए करेगा, यू अंडरस्टैंड। तो बायोटिक वर्ड अगर आता है, और ये बायोटिक में मोस्टली एनिमल्स होते हैं, इसलिए हम इसको प्यार से जूफिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जू वर्ड मतलब एनिमल। हम इसको प्यार से जूफिली भी बोलते हैं। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अब जूफिली में पॉलिनेशन जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन, अब नीट आपको सवाल पूछेगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन बायोटिक बाय बायोटिक एजेंट, तो आपको बोलना है इंसेक्ट। क्या बोलना है, इंसेक्ट। इंसेक्ट इज द मोस्ट कॉमन। इनफैक्ट इंसेक्ट इतना ज्यादा कॉमन है कि लोग ए बायोटिक पूछा तो भी इंसेक्ट लिख के आते हैं। यस सर। तो आप ए बायोटिक में मोस्ट कॉमन कौन है, विंड। मैं लिख दूं क्या, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन ए बायोटिक एजेंट्स, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन ए बायोटिक एजेंट है। और अभी मैं लिख रहा हूं इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है ये मोस्ट कॉमन बायोटिक है। मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट है। जैसे विंड के लिए एनिमोफिली, वाटर के लिए हाइड्रोफिली, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही इंसेक्ट के लिए एंटमोफिली। क्या बोलते हैं, फिनोमिनॉन का नाम एंटमोफिली है। फ्लावर जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन करेगा उसका नाम एंटमोफिलस फ्लावर। वेरी गुड। एंटमोफिली। नाउ अगले पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। इंसेक्ट के बाद आता है बर्ड का नंबर।
क्या बर्ड पॉलिनेशन करते हैं? एब्सोल्यूट तरीके से बर्ड पॉलिनेशन हमेशा करते हैं, यस सर। और बर्ड जब पॉलिनेशन करते हैं तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। और हम इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। आपको ना थोड़ा बेसिक आना चाहिए। जैसे एंटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यस सर, बर्ड्स। आपको समझ में आया? तो एंटमो वर्ड बायोलॉजी में कहीं भी आएगा, इसका मतलब इंसेक्ट कहलाएगा, आप ये लिख लीजिए। ऑर्निथो वर्ड जब भी बायोलॉजी में कहीं पे भी आएगा, इसका मतलब हमेशा बर्ड कहलाएगा, यस सर। बैट कर सकते हैं क्या? बैट, चमगादड़, यस। वेरी नाइस। तो बैट जब पॉलिनेशन करेगा, जब बैट पॉलिनेशन करेगा तो हम इसको बोलते हैं चिरैप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं? मैं लिखता हूं फिर बताता हूं। एक दो अल्फाबेट आगे पीछे हो सकता है, स्पेलिंग थोड़ी बड़ी होती है। चिरैप्टोफिली, क्या बोलते हैं इसको? चिरैप्टोफिली बोलते हैं। चिरैप्टो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, चिरैप्टो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब क्या? इंसेक्ट क्या है लाएगा, सॉरी बैट कहलाएगा। बैट, बैट मतलब चमगादड़। यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या स्नेल पॉलिनेशन कर सकता है? ऑब्वियसली क्यों नहीं कर सकता है ना? जब स्नेल पॉलिनेशन करेगा तो हम इसको बोलते हैं मेलैकोफिली। क्या बोलते हैं? So we call it as a मेलैकोफिली, हम इसको मेलैकोफिली बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। अगर पॉलिनेशन इज डन बाय दी एंट ऑल्सो, एंट है ना, एंट्स अगर पॉलिनेशन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं माइलोफिली। क्या बोलते हैं? माइलोफिली। बंदर, लेमर, गिब्बन, ये लोग भी पॉलिनेशन कर सकते हैं क्योंकि ये लोग तो झाड़ पे ही रहते हैं, यस सर, एग्जैक्टली। सो बट ये मोस्ट कॉमन है, ये इतने मोस्ट कॉमन है और ये आपको अच्छे से नीट एग्जाम के लिए पढ़ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड, ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एनिमोफिली, हाइड्रोफिली हमारा कल का टॉपिक है। एंटमोफिली और एंटमोफिली हमारा अगले दिन का टॉपिक है। और ऑर्निथोचिरैप्टेरो एक साथ हो जाएगा ये दोनों, और ये दोनों खाली आपको नाम के लिए समझना है कि स्नेल अगर पॉलिनेशन करेगा तो हम इसको मेलैकोफिली बोलेंगे और एंट्स पॉलिनेशन करेगा तो हम इसको माइलोफिली बोलेंगे। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। वक्त आ गया है कि हम लोग अपना सेकंड पार्ट चालू करें और उस सेकंड पार्ट को हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। और हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं कि एनिमोफिली फ्लावर या एनिमोफिली फ्लावर में कौन से एडेप्टेशन होते हैं ताकि उसका पॉलिनेशन हवा की वजह से हो सके। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। अब हम लोग इस वीडियो के सेकेंड हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एनिमोफिली। सभी को मालूम है एनिमोफिली क्या होता है। एनिमोफिली वो फिनोमिनन कहलाता है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट विंड कहलाता है और विंड के वजह से यहाँ पॉलिनेशन हो जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्टली? वी आर गोइंग टू स्टडी दी। सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अगर किसी फ्लावर में पॉलिनेशन हवा की वजह से हो रहा है तो उस फ्लावर में कुछ स्पेशल बात होगी, उस फ्लावर में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो हम लोग टाइटल लिखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। टाइटल लिखिए। सो अभी के लेक्चर का टाइटल होगा
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा लेक्चर स्टार्ट करते वक्त कि ऐसे कौन से प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन हवा के वजह से होता है, और उसके पहले मैं ये भी लिखना चाहूंगा कि विंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। मैं एक बार फिर से लिखना चाहूंगा। सो नंबर 1 पॉइंट ऑफ द लेक्चर, विंड सबसे पहला पॉइंट है विंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट एबायोटिक के अंदर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जहां पे पॉलिनेशन इज गोइंग टू बी डन बाय द हवा? तो उसमें कोकोनट पाम आता है। पाम ट्री मतलब ऐसे ट्री होते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं। तो कोकोनट का जो झाड़ होता है लंबा होता है। यस सर। तो पाम वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब लंबे प्लांट। अब हाइट पे कौन ग्रो होता है? कोकोनट पाम। तो कोकोनट पाम इसका पहला एग्जांपल है। उतना ऊपर इंसेक्ट कौन जाएगा? हवा से ही अपना पॉलिनेशन कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल है डेट पाम। डेट मतलब खजूर। खजूर मैंने आपको खाने के लिए बोला है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। गुड़ में मिला के इसको खाइए, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आयरन का अच्छा सा सोर्स रहता है और एनर्जी भी काफी आती है। वेरी गुड। सो दूसरा एग्जांपल है डेट पाम। तीसरा एग्जांपल आता है मेस। मेस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। यस सर। तो आप चाहिए तो भुट्टा लेके आइए और पढ़िए। नंबर 3 हो गया मेस, और नंबर 4 हो गया मैनी ग्रासेस, और नंबर 5 हो गया कैनाबिस। मुझे याद है, आपको भी करना है। सो इतने सारे एग्जांपल्स होते हैं। कैनाबिस। कैनाबिस एक कॉमन एग्जांपल है जो मॉर्फोलॉजी में कई बार यूज किया गया है, और ये यूनिट नंबर 8 में भी यूज किया जाएगा, और जल्दी हम यूनिट नंबर 8 को आगे बढ़ाएंगे। यस सर। सो हमने ऑलरेडी हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट किया हुआ है, और हेल्थ एंड डिजीज खत्म होते ही हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहां पे कैनाबिस एग्जांपल आता है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट है कि ये फ्लावर कैसा होगा? जो फ्लावर एनिमोफिलस फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा? तो इसका जवाब होगा कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो लिखते हैं हम लोग। आपको यहां पे सीखना होगा कि अगर तीसरा पॉइंट है इफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यूनि मतलब सिंगल, सेक्स का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, सिंगल सेक्स ऑर्गन। अगर ऐसा कोई भी फ्लावर जिसके पास सिंगल सेक्स ऑर्गन है, या तो एंड्रोशियम है या तो गाइनोशियम है, या तो एंड्रोशियम है या तो गाइनोशियम है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यस सर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमेशा मेल जो फ्लावर होगा वो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होगा कंपेयर टू फीमेल फ्लावर। क्या बोला मिश्रा सर ने? इफ द फ्लावर इज गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल, एनिमोफिलस फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है तो मेल फ्लावर का जो पॉपुलेशन होगा, क्वांटिटी होगी, नंबर ऑफ मेल फ्लावर आर गोइंग टू बी मोर कंपेयर टू फीमेल। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन कौन कर रहा है? हवा कर रही है। अच्छा, हवा को मालूम है क्या कि उसको किस डायरेक्शन में बहना है? नहीं ना। हवा तो रैंडम डायरेक्शन में बहती है ना, जहां पे प्रेशर कम ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बहती जाती है। तो बहती हुई हवा को ये मालूम नहीं कि वो किसका पोलन ग्रेन कहां से कहां को लेके जा रही है। तो
बट प्लांट को ये मालूम है कि उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसको अपना नया जनरेशन चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जन्म लेने का पर्पस बस एक ही है, ईट एंड रिप्रोड्यूस, एक्सेप्ट ह्यूमन। तो प्लांट को मालूम है कि उसको अपना नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, तो वो इसके लिए अनश्योर है, क्योंकि हवा इसका पॉलिनेशन करने वाली है ना, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ताकि अगर अगर ये मेल प्लांट है सपोज, ये ज्यादा क्वांटिटी में पोलन प्रोड्यूस नहीं किया और फीमेल यहाँ पे, हवा अगर इस साइड बह रही है तो सारा का सारा पोलन ग्रेन उस साइड चला जाएगा, जबकि फीमेल प्लांट यहाँ पे था। यू अंडरस्टैंड? तो ये ज्यादा क्वांटिटी में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो अगर हवा इस साइड बह रही है तो कभी ना कभी तो हवा इस साइड भी बहेगी ना, क्या है ना? यस सर। तो ये ज्यादा क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। यस सर। अब इनको करना ही पड़ता है, इनकी मजबूरी है, इनको अंडे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करने होते। हर एक ओव्यूल में एक ही अंडा रहेगा। दे आर यूनी ओवुलेटेड। नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यूनी ओवुलेटेड। एनिमोफिलस फ्लावर में ओवरी में एक ही ओव्यूल रहता है। क्यों? क्योंकि बट पोलन ग्रेन ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन हवा को करना है। तो पोलन ग्रेन नीड टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। इफ दे नीड टू बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, तो मेल फ्लावर को हमेशा ज्यादा नंबर में पाया जाना होगा। यस। सो इफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल फ्लावर need to be produced in large quantity. उनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना होगा। हम अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर फ्लावर, यस सर, इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, क्या होगा बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? इसी में एक ही फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है। अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो मेल फ्लावर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ तो नंबर ऑफ स्टेमन ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी मजबूरी है कि इनको लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना ही है, क्योंकि इनका पॉलिनेशन हवा के वजह से होता है। मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया है। इफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर देन नंबर ऑफ स्टेमन आर प्रोड्यूस इन मोर नंबर, स्टेमन को ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करना होगा। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अब पांचवा पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि इनका जो पिस्टिल होगा वो कैसा होगा। यस सर। तो इनका जो पिस्टिल होगा वो यूनी ओवुलेटेड रहेगा। यूनी ओवुलेटेड पिस्टल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। देखो, ज्यादा एग प्रोड्यूस ये कर नहीं सकते। अगर ज्यादा ओव्यूल पैदा कर देंगे तो ज्यादा ओव्यूल नहीं पैदा करना है ना। अगर ज्यादा ओव्यूल पैदा किया और वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वेस्ट हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा, नहीं समझा आपको? ऐसा ऐसे समझो, ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने का, कम बच्चे पैदा करने का, लेकिन उनको थोड़ा लाइफ देने का, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने का। यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो ज्यादा ओव्यूल पैदा कर दिए आपने, लेकिन वो फर्टिलाइज ही नहीं हो रहे। इनफैक्ट फर्टिलाइजेशन एक रिस्की प्रोसेस है इस केस में, क्योंकि हवा करेगी, हवा किस डायरेक्शन में बहेगी, पोलन ग्रेन को कहां उड़ा के लेके जाएगी, ये फिक्स नहीं है ना। इज दैट क्लियर? सो ये प्लांट क्या बोलता है कि जो पिस्टिल रहेंगे दे आर यूनी ओवुलेटेड। यूनी ओवुलेटेड एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बताया कि इनको पोलन मिलने के चांसेस कम है ओवरी को, पिस्टिल को, इसलिए ये
यूनिओवुलेटेड ही रहेंगे, एक ही रहेगा मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में। यस सर, सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और अब हम लोग बात करते हैं कि इनका पोलन ग्रेन कैसा होगा। तो इनका पोलन ग्रेन होगा वो लाइट इन वेट होगा। क्या जरूरत है लाइट इन वेट की? क्योंकि पोलन उड़ा के लेके जाना है। किसको लेके जाना है? हवा को लेके जाना है। अगर हवा को पोलन ग्रेन उड़ा के लेके जाना है तो अगर पोलन ग्रेन हैवी होगा तो हवा उसको उड़ा के ले जाएगी या नहीं ले जाएगी? जवाब होगा नहीं ले जा पाएगी। अगर पोलन ग्रेन हल्का नहीं रहा, भारी रहा, हैवी रहा तो हवा उसको उड़ा के नहीं लेके जाएगी। इसलिए हमने बोला है पोलन ग्रेन मस्ट बी, पोलन ग्रेन इज नॉट मस्ट बी, ऐसा होता है। यस सर, जो फ्लावर पॉलिनेशन हवा करती है उनके पोलन ग्रेन लाइट इन वेट रहते हैं और वो नॉन स्टिकी होते हैं, क्योंकि रास्ते में उनको कहीं पे चिपकना नहीं है। यस सर, स्टिक नहीं होना है। यस सर, सो दे आर गोइंग टू बी क्या हो? लाइट इन वेट एंड नॉन स्टिकी। पोलन्स must be pollen must be non-sticky, light in weight and non-sticky. Yes sir, so that it can be carried by air. मैं लिखता हूं यहां पे so that it can be carried by wind. Yes sir, wind के द्वारा ये कैरी हो सके। 6 के बाद पॉइंट नंबर 7, पोलन ग्रेन डस्टी होना चाहिए और इसके पास विंग भी होना चाहिए। पोलन्स आर डस्टी एंड विथ विंग। विथ विंग को हम लोग क्या बोलते हैं? विंग्ड बोलते हैं। विंग्ड मतलब इनके पास विंग रहेगा। सो आपको पता होना चाहिए ये जो पाइनस प्लांट है जिम्नोस्पर्म है, बट जिम्नोस्पर्म में हमने माइक्रो जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने पाइनस प्लांट के अंदर हमने माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन बोलना चालू कर दिया था। यस सर, तो जिम्नोस्पर्म का जो पोलन ग्रेन होता है वो विंग होता है। वैसे पाइनस जिम्नोस्पर्म है और हमारा चैप्टर एंजियोस्पर्म है, बट हम एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए ले सकते हैं कि पाइनस में इट इज गोइंग टू बी विंग्ड पाइनस है और विंग्ड पोलन ग्रेन विंग्ड है। पोलन ग्रेन, हाँ, पोलन्स आर विंग्ड और इसके वजह से ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। यस सर, तो दे कैन कैरी द पाइनस का जो पोलन है वो कैन कैरी द पोलन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में ये ट्रैवल कर सकता है। यस सर, देन नंबर 8 पॉइंट, एक प्लांट है जिसका नाम है अर्टिका। यस सर, अब अर्टिका ये जो प्लांट है इसमें एंथर ना बर्स्ट होता है। आपको मालूम है बर्स्ट? देखिए, आप अगर स्कूटी चला रहे हैं, आप एक 40 की स्पीड में है ना, और आप अचानक में ब्रेक मारते हैं तो आपकी बॉडी को जर्क मिलेगा, आपकी बॉडी वहीं आगे पलट जाएगी, आगे गिर जाएगी। एकदम सिंपल है। वैसे ही ये जो अर्टिका प्लांट होता है इसका जो एंथर होता है ये बर्स्ट नहीं होता है, अचानक में बर्स्ट होता है। इट ब्रेक सडनली। एंथर्स burst suddenly. अच्छा,
एंथर बर्स्ट सडनली, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि पोलन ग्रेन जब रिलीज होगा ना तो वो बहुत ही स्पीड से होगा, और जब अगर पोलन ग्रेन बहुत स्पीड में है तो वो ज्यादा दूर जाएगा और वो ज्यादा डिस्टेंस में जाएगा और पॉलिनेशन होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस सर। सो अर्टिका एंथर्स बर्स्ट सडनली टू रिलीज पोलन, पोलन को रिलीज करने के लिए। इस मैकेनिज्म, ये स्पेशल मैकेनिज्म में जो अर्टिका शो करता है, और इस स्पेशल मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म। कई बार नीट में सवाल पूछा जाता है कि कौन सा प्लांट गन पाउडर मैकेनिज्म शो करता है, तो आंसर आएगा अर्टिका। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि अर्टिका के अंदर कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है, तो वहां पे गन पाउडर, बारूद पाउडर, निरमा पाउडर, ऐसे 4 एग्जांपल्स आ जाते हैं और आपको गन पाउडर को टिक मार्क करना होता है। सचमुच में ऐसे सवाल है, तो आप पढ़ेंगे तभी, फ्यूचर में टेस्ट देंगे तभी तो पता चलेगा ना। एमसीक्यूज ही आपका नीट है, तो एमसीक्यूज से एक्सपोज होना है, एमसीक्यूज को एक्सपीरियंस करना। कैसे एक्सपीरियंस करोगे? जब आप टेस्ट दोगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करके टेस्ट दोगे, फिर टेस्ट में करेक्शन एनालिसिस करोगे, तभी ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, है ना। क्या क्या बोला, इसका क्या नाम है? गन पाउडर मैकेनिज्म। रिपीट करो, आप रिपीट करो, मैं लिखता हूं। गन पाउडर मैकेनिज्म हम इसको बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, 8 के बाद पॉइंट नंबर 9। इनका ये कैसा होना चाहिए, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। तो हम लोग एग्जाम्पल बात करने वाले हैं मेज में। यस सर, मेज में हम लोग बात करने वाले, ये भुट्टा कौन आप खाते हो ना, उसी का एग्जांपल है। भुट्टा खाते हो ना, अरे जाओ ना, इस समय मिल रहा है मार्केट में, लेके आओ, फिर मैं पढ़ाता हूं। इधर देखो, ये मेज है। मेज में टसल होता है, टसल एंड कॉब कॉर्न, टेसल एंड कॉब कॉर्न होता है। तो नीट हमेशा पूछता है कि ये टेसल कौन है और कॉर्न कॉब कौन है। तो मैंने ना आपके लिए एक इमेज लाया, मैं अभी बताता हूं। Now everybody will focus here. ठीक है, इधर आला। यस सर, आप इस इमेज में देखिए, सबसे टॉप पे देखिए, टसल मैंने हाईलाइट किया हुआ है और बाजू में मैंने ब्लू से लिखा हुआ है कि ये मेल है ना। और आप थोड़ा यहाँ नीचे देखेंगे, ये जो भुट्टा दिखाई दे रहा है, मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है, ये भुट्टे को हम लोग कॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉब। तो और वो फीमेल फ्लावर है ना, और उसके ऊपर ना हेयर रहते हैं, हेयर मालूम है ना, बाल रहते हैं, है ना। ऐसे ह्यूमन पैदा होते हैं जिनके सर पे बाल नहीं होते, लेकिन जब ये पैदा होते हैं, ये भुट्टा जब पैदा होता है तो उसके सर पे बाल होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? ब्राउनिश, वो कलर करवा के आया रहता है ना। एवरीबॉडी फोकस हियर। आपको यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, टसल क्या है। तो नीट पूछेगा टसल क्या है, तो टसल में मत आना, आपको बोलना है कि टसल एक मेल फ्लावर है। रिपीट करो, टसल क्या है? मेल फ्लावर। डरने का नहीं, किसी से नहीं डरने का, पढ़ाई करोगे तो किसी से नहीं डरोगे। कॉब क्या है? तो कॉब बोलने का, ये फीमेल फ्लावर है। यस सर। तो भुट्टा जो आप खाते हो ना, वो आप फीमेल, आप कॉब को खाते हो। यस सर। अच्छा, ये जो कॉब है ना, कॉब के ऊपर क्या है? ओव्यूल है, और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है? सीड बनाता है। वेरी गुड। तो आप जिसको खाते हो वो क्या है? सीड है। सीड खाने के बाद जो हाथ में बचता है, दैट इज कॉब। कभी भुट्टा खाए हो? खाए रहोगे ना यार, नहीं खाए तो एक्सपीरियंस करो। यस सर, एग्जैक्टली। ना फोकस है, ये जो भुट्टा आप खाते हो ना, तो आप सीड को खाते हो, आऊं 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 नमक मिर्ची लगा के। यस सर। तो जो बच गया, दैट इज कॉल्ड कॉब। और जब आप इसको तोड़ते हो तो इसके बाल होते हैं,
रेशमी बाल होते हैं, वो जो रेशमी बाल होते हैं ना, सिल्की बाल होते हैं ना, ब्राउनिश बाल होते हैं ना, वो बाल को हम सिल्क कहते हैं एंड वो इसका मां है, मां, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इनका बड़ा ही लॉन्ग होता है, फेदरी होता है, फेदरी स्टिग्मा होता है ना। नहीं तो आप सोचोगे कि यार अगर ये फीमेल है, कॉफ फीमेल है, तो ये तो पत्ते से कवर होती है ना, मालूम है ना, ऊपर कवरिंग होती है ना, उसको हस्क बोलते हैं, हस्क, भुट्टे के ऊपर जो पत्ते की कवरिंग होती है। देखो इसका जो हेयर होता है, हेयर ब्राउन वाला, उसको सिल्क बोलते हैं, और ये एक्चुअली में ये हेयर क्या है, मां, स्टिग्मा, स्टिग्मा है। यस सर, इज दैट क्लियर? ये स्टिग्मा है, और ये स्टिग्मा जो होता है वो हेयरी होता है। हेयरी क्यों होता है? टू रिसीव पोलन ग्रेन। किस लिए हेयरी होता है? टू रिसीव पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए ये हेयरी होता है। समझ में आया है ना? तो आपको ये चीज क्लियर हो गई है पक्का? और इसके ऊपर, भुट्टे के ऊपर जो कवरिंग होती है वो हस्क होता है। हस्क से हमें अभी इस समय लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या समझना है, टसल कौन है? बोलो ना, हाँ, मेल फ्लावर। मेल फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा? पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन कौन रिसीव करेगा? मां, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसा है? हेयरी। हेयरी क्यों है? ताकि वो अच्छे से पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके। और टॉप क्या है? फीमेल फ्लावर है, और जिसको आप खाते हो वो क्या है? वो सीड है ना। सीड बनने से पहले क्या था? ओव्यूल था। पक्का क्लियर है? ओव्यूल किसके ऊपर अटैच था? कॉप के ऊपर। पक्का? आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। पक्का? तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। टसल और कॉब ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको काफी अच्छे तरीके से इसको सीखना होगा, क्योंकि इस पे जो सवाल होते हैं वो प्रैक्टिकली बच्चों को समझ में नहीं आते। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको ये ओरिजिनल प्लांट दिखाने की, अगर आप अपने गांव में मुझे लेके जाएंगे तो। यस सर, अदरवाइज कैसे दिखाऊंगा मैं, है ना? सो यस सर, अगर आप तैयार हैं गांव पे लेके जाएंगे तो, अगर जिसका गांव नजदीक होगा उसी के घर गांव जाऊंगा। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 इज गोइंग टू बी माय लास्ट पॉइंट। मेरे साइड से वो लास्ट पॉइंट है। यस सर, पॉइंट नंबर 10 क्या है? पॉइंट नंबर जो 10 है ये एक सैड स्टोरी है, तो मतलब इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो जरा इस नेगेटिव पॉइंट को भी समझ लेते हैं। बट इसी का एडेप्टेशन है, इसके लिए फायदेमंद है, लेकिन हमारे लिए नेगेटिव है। क्या है देखते हैं। सो पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर जो 10 है वो 10 ही नहीं दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है? यस, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या है कि ये जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं ना, इनको पोलन ग्रेन बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होता है। अच्छा, आप लार्ज का मतलब क्या समझते हो? क्या समझते हो आप लार्ज का? पहले मैं लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं कि आपको लार्ज का मतलब क्या होता है। यस सर, मैं आपको लार्ज का नंबर बताता हूं। यस सर, अभी आपने टसल सुना, ये टसल कुटे गेला बाबा, ये टसल आपने सुना ना? एक जो ये जो टसल होता है, एक टसल वो 20 से 25 मिलियन पोलन ग्रेन रिलीज करता है। क्या आपने लार्ज का मतलब इतना सुना था? बिल्कुल नहीं सुना था। यस सर, इज दैट क्लियर? सो एग्जांपल है अ टसल, टसल गिव, एक टसल के बारे में बात कर रहा हूं, इधर ए लिखा हुआ है, ए मतलब एक टसल, गिव या प्रोड्यूस 20 से 25 मिलियन पोलन। मुझे ऐसा लगता है ये वेस्ट प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है ये नंबर बहुत ही ज्यादा है। आई गिव यू अनदर एग्जांपल,
कैनाबिस, कैनाबिस एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए कैनाबिस, ये ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है ना। कैनाबिस, कैनाबिस का एक जो फ्लावर होता है वो करीबन 5 लाख, यस सर, इज दैट क्लियर? 5 लाख, एक फ्लावर कैनाबिस का 5 लाख पोलन प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल 2, कैनाबिस सिंगल फ्लावर, कितने डेडिकेटेड है ना ये लोग अपने काम के लिए। इतने डेडिकेटेड अगर आप होते ना तो आपका नीट ना अपीयर होने से पहले ही क्लियर हो जाता। अंडरस्टैंड? सो कैनाबिस सिंगल फ्लावर जो है, सिंगल फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर 5 लाख पोलन प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस 5 lakh pollens. Yes sir. Now we gonna talk about the last example जो 135 million pollen produce करता है। Ooh la la. So there is an example and that example is called Marucuriasis annua. Maruculus annua. Yes sir. Marucuriasis, Marucuriasis annua, बस ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको ये पढ़ना नहीं है। ये 135 मिलियन पोलन प्रोड्यूस करता है, 135 मिलियन पोलन्स प्रोड्यूस करता है। ये सारे पोलन हमारे बॉडी में क्या कॉज करते हैं? पोलन एलर्जी। ये इसका डिसएडवांटेज। जय हिंद।